प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं क्या हैं और परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे चारों ओर बहुत तरीके से बदलाव हो रहे हैं। कुछ बदलाव जो है वो अपने आप ही हो जाते हैं और कुछ जो है वो मानव के द्वारा किए जाते हैं। जैसे अगर जो अपने आप होते हैं, जैसे पौधों का उगना, ये अपने आप पौधे ही उगते रहते हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और इसके बाद सूख करके पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल अपने आप ही खिलते हैं और मुरझाते हैं, फल पक जाते हैं और पेड़ों से गिरते हैं। मौसम में बदलाव होता रहता है, जैसे कि जाड़ा, गर्मी तथा बरसात का होना। स्वतः ही ये सब प्रक्रियाएं बच्चों होती रहती हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये स्वयं ही संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। घर पर रसोई में गैस के चूल्हे को जलाना, ये तो हम करते हैं। दूध से पनीर बनाना, ये भी हम करते हैं ना। और धूप बत्ती मोमबत्ती को जलाना, ये भी हमारे द्वारा किया जाता है। और दीपावली जो कि आने वाली है, उसमें पटाखे व फुलझड़ियों को जलाना, ये सब काम कौन करता है? वो हम स्वयं करते हैं। यानी ये सारी क्रियाएं बच्चों क्या कहलाती है? मानवकृत क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, इन जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें आपने देखा कि कुछ क्रियाएं जो हैं वस्तु की अवस्था को बदल रही हैं ना। जैसे दूध से अगर हम दही बना देते हैं, पनीर बना देते हैं, और फूल का मुरझाना, ये सब क्रियाएं जो हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है? वस्तु की अवस्था ही बदल जा रही है। और कुछ वस्तुओं का रंग और गंध में भी बदलाव होता है तथा कुछ बदलाव प्रकृति में स्वतः ही हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था बच्चों आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को क्या कहा जाएगा? परिवर्तन कहा जाएगा। तो ये परिवर्तन स्वयं भी होते हैं और ये परिवर्तन मनुष्यों के द्वारा भी किए जाते हैं। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन के प्रकार, अब हम चर्चा करते हैं परिवर्तन के प्रकार की। तो हमारे आसपास प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हें हम अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। परिवर्तन का वर्गीकरण जो है वो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला भाग हो गया हमारा मंद एवं तीव्र परिवर्तन, यानी कुछ परिवर्तन धीमे से होंगे और कुछ परिवर्तन जो है वो तुरंत हो जाएंगे। तो दूध में अगर हम दही की थोड़ी सी मात्रा अगर मिला देते हैं तो दही बनने में दूध में अगर हम नींबू को रस डाल देते हैं तो फाड़ना, दोनों प्रतिक्रियाएं अगर हम देखते हैं बच्चों, तो जब हम दूध से दही बनाते हैं तो हमें अधिक समय लगता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि जब हमने दही की थोड़ी सी मात्रा दूध में मिला दी तो पूरा दूध जो है वो तुरंत जल्दी से दही बन जाए, ऐसा नहीं होता ना। जबकि दूध में नींबू का रस अगर हम डाल देते हैं तो दूध तो तुरंत ही फट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में ज़्यादा समय लगता है या अधिक समय लगता है तो उन्हें धीमी या मंद गति से होने वाला परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो इन्हें धीमी या मंद गति से होने वाला परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। और जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है ना, तो उसे तेज गति से होने, जब ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मंद परिवर्तन। और अगर कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे अब अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जैसे कि अगर हमने कोई बैलून लिया हुआ है, चित्र बना हुआ है, इसके पहले जो है वो, ये देखिए बच्चों, ये चित्र दिख रहा है ना आपको। तो अगर इसमें कहा जाए, अगर ये कोई बच्चा लेटा हुआ है और वो उसे छोटा बच्चा है यानी बिस्तर में है, फिर उससे बड़ा बच्चा होता है, फिर उससे बड़ा बच्चा बनता है यानी आदमी बनता है, तब उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? तो ये बच्चों मंद परिवर्तन होगा कि तीव्र? तो ये मंद गति का परिवर्तन है, धीमे धीमे होता है ना। एक दिन में तो कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो चलने नहीं लग जाता है, या छोटा बच्चा जो चल रहा है वो बड़ा नहीं बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, अधिक समय लगता है। तो कौन सा परिवर्तन होगा? मंद परिवर्तन।
परिवर्तन। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए माचिस की जो है वो जला रहा है, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? तो ये तीव्र परिवर्तन है, क्योंकि तुरंत परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे हमने कढ़ाई जो है वो माचिस के इसमें या इस वाले हिस्से पे रगड़ी तो वो जल जाती है, तो तीव्र परिवर्तन हो गया। बैलून है, देखिए बच्ची बैलून फुला रही है और फट जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा बच्चों? तीव्र परिवर्तन, क्योंकि फूटने में बहुत कम समय लगा ना, और जबकि ये बच्चे को बढ़ने में ज़्यादा समय लगा, तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? मंद परिवर्तन। बाकी ये दोनों परिवर्तन कौन से कहलाएंगे? तीव्र परिवर्तन। तो समझ में आ गया बच्चों अंतर आपको? तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कुछ और उदाहरण के द्वारा भी बच्चों समझते हैं। तो जब हम जल में नील घोलते हैं तो विलयन कैसा हो जाता है? आपने देखा होगा, जब हम जैसे ही पानी में हम नील डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है ना। माचिस का जलना, फूले गुब्बारे का फूट जाना, ये सब कैसे परिवर्तन है? तीव्र गति से होते हैं, इसलिए कौन से परिवर्तन होंगे? तीव्र परिवर्तन होंगे। नाखूनों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, प्रातःकाल सूर्य का पूरब में उदय होकर शाम को जो है वो पश्चिम में अस्त होना, ये सब कैसे परिवर्तन है बच्चों? धीमी गति से होने वाले परिवर्तन है, उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मंद परिवर्तन कहा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों मंद परिवर्तन क्या है और तीव्र परिवर्तन क्या है। एक तालिका आपकी बुक में बनी हुई है, तालिका 4.1। तो यहाँ पर दिए गए हैं परिवर्तन बच्चों यहाँ पे, और आपको बताना है कि परिवर्तन कौन सा हो रहा है। तो बर्फ का पिघलना, तो बर्फ जो पिघल रही है वो कौन सा परिवर्तन होगा? मंद परिवर्तन होगा कि तीव्र परिवर्तन होगा? तो अगर हम बर्फ जो है तो वो जल्दी से पिघलती है बच्चों, तो वो कौन सा हो जाएगा? धीरे धीरे पिघल, अगर ज़्यादा बड़ा है तो धीरे धीरे पिघलेगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? थोड़ा बच्चों टाइम लगेगा उसमें, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? बर्फ का पिघलना, मंद परिवर्तन। दूध से दही जमना, ये भी मंद परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और मोमबत्ती का जलना जो है वो कैसा है? वो भी मंद परिवर्तन होगा। दिवाली में पटाखे का जलना तीव्र परिवर्तन हो जाएगा। गुब्बारे का फूटना तीव्र परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर परिवर्तन के नाम जो है आप लिख लीजिएगा जो बताए गए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं जो परिवर्तन का दूसरा एक प्रकार है, वो है अनुकूल परिवर्तन तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल से तात्पर्य है कि जो हमारे लिए अच्छा है, उपयोगी है, लाभदायक है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? अनुकूल परिवर्तन कहलाएंगे ना। तो आपने बच्चों देखा होगा कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत अधिक विविधता में होते रहते हैं, तो इसी के आधार पर इन्हें उपयोगी और अनुपयोगी हम कह सकते हैं। जैसे खाना पकाना, तो ये कैसा परिवर्तन होगा? उपयोगी है ना हमारे लिए। आम का पकना ये भी उपयोगी है, केले का पकना ये भी उपयोगी परिवर्तन है ना, तो उपयोगी है हमारे लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये अनुकूल परिवर्तन हुआ। दूध से दही और दूध से पनीर बनना ना, और ये सब क्या है? उपयोगी परिवर्तन है। लेकिन अगर रोटी जो है, अगर खाना बहुत देर तक रखा रहता है बच्चों, तो खराब हो जाता है ना। अगर ज़्यादा दिन तक हो जाता है रखा हुआ तो उसमें फफूंद लग जाती है, महकने लगता है, तो उसमें भी इसका मतलब है कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है। तो परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है? आप सोचिए, बताइए। तो बच्चों अगर रोटी में फफूंद लग गई तो वो तो खाने लायक नहीं बचा ना, तो हमारे लिए तो अनुपयोगी हो गया, यानी हानिकारक हो गया। यानी कैसा परिवर्तन हो गया? ये प्रतिकूल। अनुकूल से मतलब है जो हमारे लिए अच्छा है, उपयोगी है, लाभदायक। प्रतिकूल से तात्पर्य है जो हमारे लिए अनुपयोगी है, हानिकारक है। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रतिकूल परिवर्तन कहलाएंगे। दूध का फटना, कई बार होता है ना, दूध अगर हम उबालना भूल गए हैं तो दूध क्या होता है? फट जाता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? हमारे लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? आप बताइए। तो दूध फट जाता तो खराब है ना भाई, हम लोग का तो दूध सही रहे, फटे ना, इसलिए हम लोग उसको दोबारा तिबारा उबालते हैं ना। तो इसलिए जो अगर दूध फट जा रहा है तो यानी वो हमारे लिए प्रतिकूल है, अनुपयोगी है ना, तो वो प्रतिकूल परिवर्तन कहलाएगा। लोहे में जंग लगना, ये भी प्रतिकूल परिवर्तन होगा ना, क्योंकि ये अनुपयोगी है, तो ये प्रतिकूल परिवर्तन कहलाएंगे। यानी उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन जो है वो अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं बच्चों, और जो अनुपयोगी है, हानिकारक है परिवर्तन, वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे? प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम चर्चा करते हैं तो फसल जब तैयार होते समय वर्षा का होना, तो ये अनुकूल है ना, लेकिन यदि फसल पक जाए और अगर फिर पानी बरस जाए तब तब क्या होगा? तो वो पकी हुई फसल में अगर पानी पड़ेगा तो फसल तो खराब हो जाएगी ना। तो वर्षा का होना इस मामले में क्या हो जाएगा? प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा ना। पक जाने पर अगर बादल अगर बरसते हैं तो प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा। यानी एक ही परिवर्तन जो है वो कभी अनुकूल भी हो सकता है तो कभी प्रतिकूल परिवर्तन भी हो सकता है।
आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे आगे का नियमित तथा अनियमित परिवर्तन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन वगैरह के बारे में भी हम लोग जानेंगे, परिवर्तन के और दूसरे प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों। दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।